नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद कार्यक्रम अन्नदाता में स्वागत करती हूं। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी उन्नति में ही राज्य की प्रगति है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आलू की बात करें तो इसकी खेती प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। किसान भाइयों, यदि आप भी आलू की खेती करना चाहते हैं तो वर्तमान समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त है। तो आप इसकी उन्नत तकनीक से बुआई कैसे करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मुगेंद्र सिंह। किसान भाई राम राम। रबी का सीजन आ गया और किसान भाई खरीफ की फसल से फुर्सत होकर रबी की तैयारी में लगे हुए हैं और ये सबसे अच्छा समय है आलू की खेती के लिए। हालांकि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक इसकी प्लांटिंग करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आलू की खेती हम बीज से नहीं करते बल्कि ट्यूबर से करते हैं। जो उसके कंद होते हैं उनकी बात करते हैं। तो हमें एक तो आलू की किस्म का चयन इस तरह से करना चाहिए। हमें टेबल पर्पज के लिए चाहिए, हमें भंडारण के लिए चाहिए, कि हमें चिप्स वगैरह उसकी प्रोसेसिंग के लिए चाहिए। इसके लिए अलग अलग किस्में हैं और इनकी अलग अलग उपज की क्षमता है। तो उसके हिसाब से हमें किस्मों का चयन करना चाहिए। जैसे पकाने के पर्पज से सबसे बढ़िया इस समय कुफरी बादशाह, कुफरी लोकर और अपना कुफरी ज्योति है, कुफरी लालिमा है, कुफरी लोकर है। तो ये किस्में रेजिस्टेंट हैं वायरस से और लेट ब्लाइट से। किसान भाइयों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आलू की खेती के लिए हमें ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जहाँ पानी रुकता ना हो, जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो और खेत में मिट्टी दोमट हो। और इसके लिए हम 6 से लेके 8 पीएच मान वाले खेत को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेत में ढेले वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि कल्टीवेटर से जोतने के बाद इसके बाद उसमें डिस्क हैरो चलाकर उनके ढेले को फोड़ देना चाहिए और पाटा लगा के बराबर कर लेना चाहिए। साथ में किसान भाइयों को आजकल ये प्रश्न भी रहता है कि हमें इसमें किस मात्रा में हमें उर्वरक और खाद डालनी है। तो ये एक ऐसी फसल है कि जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 20 से 25 टन हमें इसमें गोबर की खाद, बढ़िया पकी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस खेत में अंतिम बुआई के ठीक पहले अंतिम जुताई के समय इसमें मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो आप समान स्थिति में यूरिया 330 किलोग्राम, डीएपी 200 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 170 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। इसमें से ये यूरिया की आधी मात्रा बुवाई के समय प्रयोग करें तथा शेष बची यूरिया की आधी मात्रा को बुवाई 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ाते समय डालें। अब बात आती है हमें किस तरह का ट्यूबर, कितने वजन का और कितनी साइज का कंद हमें रोपण करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत छोटा होता है तो भी उपज में कमी आ जाती है और अगर ज़्यादा बड़ा होता है तो उसका भी किसान को कोई लाभ नहीं मिलता और लागत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए 30 से 40 ग्राम का कंद मुख्य रूप से, जिसमें 3-4 आँखें हों, स्प्राउट्स हों, अंकुर निकले हुए हों, वो कंद सबसे बढ़िया होते हैं। शीत भंडार से आलू को निकालकर पक्के फर्श पर फैला दें और सड़े एवं कटे कंदों को निकालकर नष्ट कर दें। इसके बाद इमिशान 6 दवा की 5 ग्राम मात्रा को लेकर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आलू के कंदों को 15 मिनट तक डुबो कर रखें। इसके बाद ही कंदों की बुवाई करें। अब बात आती है कि हमें इसके रोपण में क्या दूरी रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों को
मुख्य रूप से 50 सेंटीमीटर, रो टू रो 50 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे माने जो ट्यूबर अपन प्लांट करते हैं वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। जब हम इनकी रोपाई करें तो अगर जहाँ तक हो सके तो इनको रेज्ड बेड में करना चाहिए, है ना। और आजकल इसके लिए प्लांटर भी आ रहे हैं, तो वो प्लांटर से अगर हम करते हैं तो हमें ज़्यादा आसानी होती है और कास्ट इफेक्टिव भी होता है। इस तरह से किसान भाई अगर हम उपयुक्त समय पर उपयुक्त किस्म का चुनाव कर लेते हैं और ये छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हमें कम से कम 25 से 40 टन प्रति हेक्टेयर तक हमें किस्म के अनुसार और समय के अनुसार हमें उपज प्राप्त हो जाती है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। लहसुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसाले वाली फसल है, तो जिन किसान भाइयों के खेत खाली हो गए हैं और वह लहसुन की खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती में कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखें जिससे लहसुन की खेती से अधिक उपज मिल सके, इस बारे में विस्तार से जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर BK दुबे से। इस समय लहसुन की खेती करने वाले हमारे किसान भाई बीज की खोज में निकल पड़े हैं और राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान NHRDF भारत की एक प्रमुख संस्था है जिसने कि लहसुन में सबसे ज़्यादा प्रजातियां विकसित की हैं। ये सारी प्रजातियां पूरे भारत में उगाई जाती हैं। इनकी उपज भी अच्छी है, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी है। पहले मैं प्रजातियों के बारे में बताना चाहूँगा। G50, G282, नई प्रजातियों में 384, 189, 404 ये सारी प्रजातियां हैं। ये प्रजाति है एग्रीफॉन पार्वती, इसका नंबर है 313। यमुना सफ़ेद 5, यमुना सफ़ेद 8, यमुना पर्पल 10 नई प्रजाति। लहसुन को 1 एकड़ में 2 कुंटल लहसुन लगता है, 5 कुंटल 1 हेक्टेयर में। लहसुन का बीज कितना लगना है की मात्रा जो है वो डिपेंड करती है कि कौन सी प्रजाति कितनी लगाई जा रही है। बीज को अच्छी जगह से लें और हर साल या दूसरे साल बीज को अवश्य बदल दें। लहसुन के लिए बलुई दोमट मिट्टी होना अच्छा होता है। खेत की तैयारी। किसान भाइयों, खेत में नमी कम हो तो ऐसी दशा में बुआई से पहले पलेवा करके खेत तैयार करें। खेत की पहली जुताई एक बार मिट्टी पलट हल से और एक बार रोटावेटर या 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा दें, जिससे खेत समतल और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। लहसुन की खेती में पोषण प्रबंधन। लहसुन के सफल उत्पादन में पोषक तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। खाद और उर्वरकों का प्रयोग मृदा जांच रिपोर्ट के अनुसार करनी चाहिए। लहसुन में जड़ के अच्छे विकास और मिट्टी की जल संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद बुआई के 15 दिनों पूर्व ही खेत में अच्छी तरह से मिला दें। लहसुन में खाद का एक विशेष महत्व है, समय पे देना है। इसमें जो फर्टिलाइज़र है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये 3 चीज़ें हम 150, 80 और 50 के हिसाब से देते हैं। 30 किलो सल्फर पर हेक्टेयर के हिसाब से हम बेसल डोज में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी और पोटास की पूरी मात्रा हम बिजाई के समय दे देते हैं, शुरुआत में देते हैं जिस समय हम लहसुन की प्लांटिंग करते हैं। इसके बाद शेष 50% नाइट्रोजन हम 2 भागों में देते हैं, एक 30 दिन पे देते हैं, एक 50-45 दिन पे देते हैं। किसान भाइयों, आने वाले समय में लहसुन की फसल में कीट रोगों का प्रकोप ना हो, इसके लिए सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। इसके लिए पहले फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम
0.1% घोल से कलियों को उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशी से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, जहां तक लहसुन की बुआई की बात है तो इसके लिए अक्टूबर से नवंबर माह उपयुक्त होता है। लहसुन में कली जो है वो मोटी होनी चाहिए। मोटी कली को लगाएंगे तो पौधा हेल्दी होगा, गंठा मोटा होगा और आगे आपको बीज हेतु जो लहसुन मिलेगा वो बहुत अच्छा पैदा होगा। लहसुन का जो गंठा होता है उसके बीच की कलियां पतली होती हैं और बाहरी कली मोटी होती हैं, इसलिए मोटी कली को एक जगह लगाएं और बाकी बारीक पतली कलियों को हम एक जगह अलग क्यारी में लगा देते हैं और उसमें थोड़ा सा एडिशनल खाद पानी दे देते हैं। दूसरा ये है कि स्पेसिंग जो है लहसुन में वो 15 बाई 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। 15 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की। पूरे भारत में जो है वो रबी सीजन में ही लहसुन उगाया जाता है। लहसुन को लगाने का जो समय है वो अक्टूबर का होता है। खरपतवार नियंत्रण। बुआई के बाद खेत में कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए पेंडीमेथिलीन 3.3 लीटर दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव करने से 30 दिनों तक फसल खरपतवारों से मुक्त रहती है। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार होगी। पानी इस तरह से लगाएं कि नमी बराबर बनी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी पानी कम हो गया, कभी बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, इस तरह का नहीं होना चाहिए। नमी उसमें बरकरार रखनी चाहिए और जिस समय हमारा गंठा बैठता है, बल बन रहा होता है, उस समय पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा पानी भी ज़रूरत नहीं है और कम पानी भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ड्रिप इरिगेशन दोनों में ही सक्सेस है। ड्रिप इरिगेशन विद मल्च अगर गार्लिक में करते हैं, इस तरह से जो हम माध्यम अपनाते हैं, इसमें बहुत ही बढ़िया जो है लहसुन तैयार होता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रायपुर, कबीरधाम, दुर्ग और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है। कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए कृषि कार्यों को करने के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, सही अंतराल पर साबुन से हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। किसान इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। कुछ स्थानों पर सोयाबीन की फसल कटाई योग्य तैयार हो गई है, इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सोयाबीन की फलियों के चटकने से होने वाले नुकसान को बचाने तथा वर्षा से सोयाबीन की बीज की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु शीघ्र अतिशीघ्र सोयाबीन की फसल की कटाई करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर तारपोलिन से ढक कर रखें। सोयाबीन की थ्रेसिंग के उपरांत बीजों को 10 से 12% नमी रहने तक सुखाएं। इसके बाद सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। इस समय धान की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप हो सकता है। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आँख या नाव के आकार के समान चौड़े होने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए टेबुकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में इस समय जीवाणु झुलसा रोग एवं शीत ब्लाइट रोग का लक्षण दिखाई दे रहा है। ऐसे में खेत से जल निकास की उचित निकासी करें एवं पोटाश 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय अधिकांश जगहों पर उड़द, मूंग एवं सोयाबीन की फसलें पककर तैयार हो गई हैं, अतः इनकी कटाई का काम करें। इनकी कटाई गहाई करते समय मौसम का विशेष ध्यान रखें। यदि वर्षा होने की संभावना हो तो कटाई गहाई का काम ना करें। वर्तमान समय उतेरा की फसल लेने के लिए उपयुक्त है, इसलिए जो किसान भाई उतेरा फसल लेना चाहते हैं वे अभी धान की खड़ी फसल में तिवड़ा, अलसी और मसूर की खेती कर सकते हैं। इसके लिए धान की परिपक्व फसल में बीजों को छिड़क कर बोएं।
रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी करें। इस समय ट्रैक्टर चलित रोटावेटर तथा कल्टीवेटर का प्रयोग कर खाली खेतों में उथली जुताई करें। इस समय कुल्थी, मूंग, उड़द, तोरिया, सूरजमुखी एवं चारे वाली फसलों की बुआई किसान कर सकते हैं। टमाटर, भाटा, मिर्च एवं शिमला मिर्च के पौधों को लगाने की तैयारी करें एवं लगाने के पूर्व पौधों को थायरम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौधों को उपचारित अवश्य करें। शीतकालीन गोभी वर्गीय सब्जियां जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी एवं गांठ गोभी की किस्मों का चयन कर नर्सरी डालें। इस समय गेंदा में फूल आने का समय है, अतः बाजार भेजना सुनिश्चित करें। सेवंती एवं ग्लैडियोलस के पौधों को लगाने का उपयुक्त समय है एवं रजनीगंधा की फसल में खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी है। फल वृक्षों जैसे संतरा, अमरूद आदि को वर्षा काल समाप्त होने की स्थिति में अपने बगीचों में पौधों पर बोडो पेस्ट या बोडो मिश्रण 1% के घोल का छिड़काव करें। पशुशाला एवं मुर्गी घर में हवा के आवागमन की उचित व्यवस्था करें। अपने पशु बाड़े, मुर्गी घर एवं तालाब, पोखरों के आसपास उगे खरपतवारों की सफाई करते रहें ताकि मक्खी, मच्छर आदि पनपने न पाएं। साथ ही पशुशाला को सप्ताह में एक बार फिनाइल के घोल से अवश्य धोएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम जमई, जिला दुर्ग के किसान रुपेंद्र बग्गा ने। आप दुधारू पशुओं को संतुलित आहार खिलाने के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो रुपेंद्र बग्गा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जो हमारे पशु हैं उनसे साल भर अधिक उत्पादन कैसे लिया जा सके, जिसमें मुख्य रूप से किसान भाइयों ये है कि जो हमारा दुधारू पशु है उसको साल भर हरा चारा उपलब्ध होना चाहिए। और उसमें मुख्य रूप से जैसे फलीदार चारे हैं, इसी प्रकार बिना फलीदार चारे हैं, ये 2 तरह के चारों का समावेश उनमें करना चाहिए। जिसमें मुख्य रूप से आपने बात करें तो जो हमारा पालन का जो खर्चा है उसमें करीब 60 से 70% खर्चा केवल उसके रख रखाव के साथ साथ उसके आहार, दाना पे आता है। तो मुख्य रूप से किसान भाइयों ये है कि जो अगर पशु को अपन करीब 8 से 7 किलोग्राम हरा चारा दें तो वो 1 किलो दाने का कार्य करता है। जिसमें मुख्य रूप से हमारे जो बरसीम है, रिजिका है, लोबिया है, इनके साथ साथ ही जो ग्रेमनी कुल के पौधे हैं जैसे बाजरा है, मक्का है, जवार है, MP चरी है, नेपियर ग्रास है, इनको शामिल किया जा सकता है। और इस प्रकार अगर 40 किलोग्राम हरा चारा पशु को प्राप्त होता है तो उसका दूध उत्पादन बिना दाने के प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों आमतौर पर अगर हम दुधारू पशु के संतुलित आहार की बात करें तो उसका जो कुल दिया जाने वाला आहार है उसमें तीसरा भाग यानी जो उसको राशन देते हैं वो दाना से दिया जाना चाहिए और बाकी जो 2/3 भाग है उसमें हरे चारे और सूखे चारे का समावेश होना चाहिए। तो इस प्रकार किसान भाइयों जो आपका राशन है उसमें 30 से 40% मक्का, इसी प्रकार गेहूं का चोकर है, बाजरा है, इनका समावेश। इसी के साथ साथ 30 से 40% उसमें जो खलियां है जैसे मूंगफली खली है, इसी प्रकार आपकी सरसों की खली है, इनको समावित किया जा सकता है। इसी प्रकार उसको जैसे चना चूरी है, अरहर चूरी है, इनका 20 से 25% भाग इनसे दिया जा सकता है। और उसके साथ उसको 2% खनिज लवण और 1% नमक उसको खिलाया जा सकता है। ये एक दुधारू पशु के लिए संतुलित आहार अपन कह सकते हैं। किसान भाइयों अगर रोजाना पशु आहार की अपन बात करें प्रति पशु तो उसको उसके शारीरिक भार के अनुसार उसका आहार दिया जाता है, जिसको शरीर की देखभाल के लिए गायों को 1.5 किलो प्रतिदिन व भैंस के लिए 2 किलोग्राम प्रतिदिन, प्रत्येक 2.5 लीटर दूध पर गायों को 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए। प्रत्येक 2 लीटर दूध पर भैंसों को 1 किलोग्राम दाना, 6 महीने से ऊपर की गाभिन गाय या भैंस को 1 से 1.5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन अतिरिक्त देना चाहिए।
बछड़े या बछड़ियों के लिए 1 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम तक दाना प्रतिदिन उनकी उम्र या वजन के अनुसार देना चाहिए। इसके साथ ही किसान भाई ये जो मुख्य बातों के अलावा इस बात का और ध्यान रखें कि जो हमारे पशुओं को प्रतिदिन पिलाया जाने वाला पानी है वो जो अपन लोग पीते हैं वैसा ही उसका पीएच होना चाहिए, वैसा ही उसका तापमान होना चाहिए और वैसा ही वो साफ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों जो खान पान के अलावा ये भी अपन ध्यान रखें कि जो हमारे पशु हैं उनका समय पर स्वास्थ्य प्रबंधन होना चाहिए। इसी के साथ साथ उनका नियमित रूप से जो उनका अंतः एवं बाह्य परजीवी है उनकी रोकथाम के लिए उपाय करें। आमतौर पे किसान भाइयों जो वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले जो आपके टीकाकरण है वो करवाना चाहिए। बछड़े हैं उनको भी करीब 10 से 15 दिन का होते होते एक बार उसको पेट के कीड़ों की दवाई पिलाएं। इसी के साथ जो हमारे बड़े दुधारू पशु हैं उनको भी साल में 3 बार कृमिनाशक दवाएं देनी चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadata.mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।